कमोडिटी मार्केट में आज काफी एक्शन है, लेकिन किस एक्शन की पहले बात करें ये जानना जरूरी है। कच्चा तेल, क्योंकि यहां पर सऊदी के उत्पादन बढ़ाने की खबर आ रही कि दिसंबर में सऊदी उत्पादन बढ़ा सकता है। पहले उन्होंने अनऑफिशियली क्रूड के लिए टारगेट बना रखा था $100 का। ब्रेंट क्रूड का भाव $100 तक ले जाने का उनका विचार था, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि दिसंबर में वो उत्पादन बढ़ाएंगे और भाव पर फोकस नहीं करेंगे। और यही वजह है कि कच्चे तेल में कल 3% तक की गिरावट दिखी और आज के सत्र में भी हल्की नरमी ही दिख रही है। MCX क्रूड की अगर बात की जाए तो ये है 5,660 के आसपास और ब्रेंट क्रूड $71 तक लुढ़क चुका है। हमारे साथ दो मेहमान हैं। अनिंद बैनर्जी हैं कोटक सिक्योरिटीज से और भूपेश शर्मा हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं बीकानेर से। आप दोनों मेहमानों के पास आ रहा हूं। सबसे पहले अनिंद बैनर्जी जी, क्रूड को लेकर आपका व्यू क्या बन रहा है? क्या चीन को लेकर अभी भी चिंता है या सऊदी और बाकी ओपेक प्लस के मेंबर्स फिर से उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उसका दबाव है? आप क्या मानते हैं इस गिरावट को? नमस्कार। नमस्कार सर। टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी। देखिए, क्रूड में सबसे बड़ा इशू है कि सप्लाई साइड, क्योंकि ओपेक प्लस के हाथ में तो सप्लाई उतना है नहीं, क्योंकि जो नॉन ओपेक का सप्लाई है वो काफी ज्यादा है और डिमांड कंसर्न्स तो इमीडिएटली सॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि चाइना में जो लेटेस्ट मेजर्स आए हैं, जो भी चाइनीज इकोनॉमी को सीरियसली ट्रैक करते हैं उनको पता है चाइना का सबसे बड़ा इशू है कि डिमांड प्रॉब्लम, सप्लाई प्रॉब्लम है नहीं। तो जो भी ये लेटेस्ट मेजर्स है, इंटरेस्ट रेट कट्स का, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन का, एक दो मेजर्स ऑन द रियल एस्टेट सेक्टर, उससे सप्लाई प्रॉब्लम और एग्रेवेट होगा। डिमांड साइड कोई सॉल्व तो होने वाला नहीं है। ये एक शॉर्ट टर्म बूस्ट है टू द ओवरऑल सेंटिमेंट्स इन द मार्केट, कोई लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इंपैक्ट है नहीं। तो ऑयल डिमांड, एज फार एज ऑयल डिमांड इज कंसर्न, ऑयल डिमांड में अभी भी इशू बना रहेगा। और सप्लाई साइड, जब तक नॉन ओपेक का सप्लाई कंटिन्यूज टू राइज, तब तक ऑयल में डाउनवर्ड प्रेशर बना रहेगा। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये धीरे धीरे 5400 के तरफ भी चले जाए MCX क्रूड। 5400 की तरफ भी चला जाए, यानी जो करंट भाव है उससे ₹250 से ज्यादा की गिरावट आपको लग रही है कि यहां पर आ सकती है। आप बताइए भूपेश जी, टेक्निकली कैसा दिख रहा है क्रूड? और गिरावट दिख रही है क्या चार्ट पर? नमस्कार विश्वमोहन जी। अगर नमस्कार बात सर। करें क्रूड की, तो क्रूड का चार्ट का ट्रेंड अभी नेगेटिव बना हुआ है। मुझे लगता है 5,670 के आसपास अभी भाव चल रहा है। करंट भाव पर बिकवाली करें, 5,710 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 5,610 और 5,550 के लक्ष्य बहुत आसानी से संभावित रहेंगे बाजार। चलिए, क्रूड के बाद अब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। कल हमने देखा था कॉमेक्स पर गोल्ड फ्यूचर्स $2,700 के पार निकल गया। वहां से अब मुनाफा वसूली दिख रही है, क्योंकि बाजार को चिंता है कि जिस तरह से स्पेकुलेटिव लॉन्ग पोजीशन कॉमेक्स पे बने हैं उससे चिंता है। और साथ ही लग रहा है कि लंबे समय से बाजार में एक करेक्शन, हेल्दी करेक्शन कह सकते हैं, वो ड्यू है। वॉर का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा है, उससे हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ मुनाफा वसूली बढ़े और वो अभी दिख रही है। आज ₹200 की गिरावट है, हालांकि अभी भी उस तरह का करेक्शन आया नहीं है, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। अनिंद बैनर्जी जी, क्या लग रहा है आपको, सोने और चांदी में क्या यहां से कुछ मुनाफा वसूली आ सकती है या अभी भी तेजी जारी रहेगी? क्या सलाह देंगे आप? देखिए, अभी फिलहाल के लिए एक दो दिन के लिए शायद हम लोग को एक डाउनवर्ड करेक्शन देखने को मिले, जो जैसे आपने बताया कि जो CFTC का जो स्पेकुलेटिव पोजीशनिंग जो रिपोर्ट है वो 18 साल के सबसे हाईएस्ट लेवल पे है लॉन्ग्स, जो नेट स्पेकुलेटिव लॉन्ग्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा वो है कि ये पूरा कमोडिटी का जो प्ले है अभी लास्ट कुछ महीनों से, ये पूरा करेंसी मार्केट के ऊपर बना हुआ है। मतलब फेड हो, ECB हो, जो सेंट्रल बैंक का ईजिंग है उसके कारण जो डॉलर में मंदी आया है उसका बेनिफिट कमोडिटीज को मिल रहा है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत बारीकी से करेंसी मार्केट को भी वॉच करना है। और डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास आके अटक गया है, और ये दिस इज द 8th टाइम 2023 से डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास जाके अटक गया है। और जब भी ये हुआ है तब एक अच्छा खासा बाउंस बैक हुआ। अगर वो होता है तो मेटल्स, बुलियन दोनों में एक नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। फिलहाल ये एक वॉच करने वाला चीज है, बट एक दो दिन के लिए आपका गोल्ड सिल्वर में हो सकता है एक डाउनवर्ड करेक्शन मिले, जो हेल्दी करेक्शन रहेगा
और वो अपॉर्चुनिटी देगा फॉर द पोजिशनल प्लेयर्स टू गेट इन। अगर सिल्वर का मैं बात करूं तो 90,000 के आसपास इज अ गुड लेवल, अगर वहां तक आता है फॉर द पोजिशनल प्लेयर्स टू एंटर। और गोल्ड में अराउंड 74,200 या 300 के आसपास विल बी अ गुड प्लेस टू एंटर ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, आप बताइए भूपेश जी, आप ट्रेडिंग बेट किस तरह लगाने की सलाह दे रहे हैं गोल्ड सिल्वर में जो ट्रेड करना चाह रहे हैं आज उनके लिए? जी सर, सबसे पहले बात करेंगे ट्रेंड और मोमेंटम की। तो ट्रेंड अभी भी बाजार का पॉजिटिव बना हुआ है, मोमेंटम थोड़ा सा कमजोर हुआ है, इसलिए आज मैं एक कॉन्ट्ररी बेट लेना चाहूंगा। 75,100 के आसपास का भाव चल रहा है अभी। करंट भाव पर बिकवाली करके गोल्ड में 75,330 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 74,800 और 74,600 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं सिल्वर में भी सेम, मुझे लगता है कि अभी भी मोमेंटम थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, वहीं ट्रेंड भी पॉजिटिव है, परंतु एक कॉन्ट्रेरी व्यू यहाँ भी लेना पसंद करूंगा। क्या 92,000 का भाव का सिल्वर में बिकवाली करें, नीचे में 90,600 तक के भाव बहुत आसानी से दिखते हैं। चलिए, अब एक और मेहमान से हमने बातचीत की थी, भरत श्रेष्ठ थे, एमडी हैं बटुक भाई ज्वेलर्स के, नागपुर के सबसे बड़े ज्वेलर्स में आते हैं। उनसे मैंने पूछा था कि ऊंचे भाव से क्या मांग पर क्या असर हुआ है, क्या ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए चिंता की बात है, क्योंकि भाव अचानक से बढ़ गए हैं। लोगों को लगा कि इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से जो 9% दाम कम हुए हैं तो मांग बढ़ेगी, इस बार त्योहारी सीजन में बम्पर सेल होने वाली है। इन तमाम सवालों पे उन्होंने क्या कहा है, आइए सुनवा देते हैं आपको। हमारे साथ महाराष्ट्र के एक लीडिंग ज्वेलर्स नागपुर से हैं, बटुक भाई ज्वेलर है। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। भरत भाई, क्या लग रहा है सर, किस तरह का ट्रेंड दिख रहा है? अचानक से भाव बढ़ गए हैं सोने के, क्या कुछ ग्राहकी पे कुछ असर हो रहा है उसका? डेफिनेटली, जब एकदम से कोई भी चीज़ का राइज होता है, गोल्ड की रेट एकदम सडनली बढ़े हैं, तो ग्राहक थोड़ा वेट करता है, पर जब एक बार डाइजेस्ट हो जाता है तो अपने आप बाहर आएगा ही बाहर। कोई शिफ्ट देख रहे हैं, मेजर शिफ्ट गोल्ड से सिल्वर की तरफ या हेवी वेट से लाइट वेट की तरफ? नहीं, वैसे भी देखिए, जब ये 60,000 के बाद का जो ट्रेंड है वो डेफिनेटली लाइट वेट की तरफ का ही है। पर हर सेक्टर में हर एक चीज़ के लिए कस्टमर है, ऐसा नहीं कि हेवी ज्वेलरी नहीं बिकती है। हेवी ज्वेलरी के भी कस्टमर्स है, लाइट ज्वेलरी के भी कस्टमर। कॉमन जो ट्रेंड है वो लाइट वेट की तरफ ज़्यादा फोकस हुआ है। भाव को लेकर क्या लग रहा है, अचानक से दाम इतने बढ़ते जा रहे हैं, क्या लग रहा है ये तेज़ी कब तक चलने वाली है? अब ये तो देखिए, हम लोग इसके पंडित तो है नहीं, पर ये जो प्रेडिक्शन जब दिखा रहे हैं कि $3,000 तक जाएगा, तो हमारे लिए तो रिटेल के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पीरियड है ये। एक बार थोड़ा सा रेट सेटल हो जाता है तो फिर सबके लिए अच्छा है। चांदी में ज़बरदस्त एक मोमेंटम बन रहा है वापस से, लग रहा है कि चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड डेफिसिट जिस तरह की चिंता है, किस तरह की चांदी की तेज़ी होने वाली है आगे? चांदी भी लगभग 1-8 लाख रुपया किलो के आसपास आ जाए। कब तक? ये दिवाली, अभी वैसे भी 91 प्लस GST पकड़िए तो 94 तक तो पहुंच ही गए हम लोग। ओके, चांदी में लोगों का रुझान कैसा है? चांदी में आज भी डिमांड है, लोग घर के लिए बर्तन है, पूजा के बर्तन है, गिफ्टिंग के लिए है, रिटर्न गिफ्ट्स में है, आज भी उतना ही है, पहले से उतना कम नहीं हुआ है वैसे। ओके, इस बार त्योहारी सीजन को लेकर क्या उम्मीद है, क्या बम्पर सेल होगा या अचानक जो सितंबर की तेजी है वो हैम्पर करने वाली है? देखिए, थोड़ा सा करेक्शन की ज़रूरत है हम लोग के लिए, तो रिटेल बिजनेस के लिए क्या है, थोड़ा सा अगर कहीं करेक्शन आ गया तो कस्टमर अपने आप वापस बाहर आ जाएगा। त्योहारी मांग तो है ही, भाव थोड़ा सा कम और हो जाए तो बस उसी का वेट आप लोग को उम्मीद थी कि इंपोर्ट ड्यूटी घटने के बाद अचानक से इतनी तेजी फिर से नया रिकॉर्ड बन जाएगा? नहीं, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इंपोर्ट ड्यूटी घटने के बाद में उल्टा रिटेल में बहुत अच्छे ग्राहक आए थे, मतलब अच्छा है, फुटफॉल बड़ा, सब कुछ हो गया। हमको लगा कि चलिए फिर से कुछ अच्छे दिन आ गए, तो हाँ इमीडिएटली फिर ये गोल्ड ने एकदम से किया है। या अभी भी रूम बचा है ऊपर जाने का? बोल तो रहे हैं कि $3,000 टच करेगा तो वो तो बहुत भारी हो जाएगा। शुक्रिया भरत शेठ जी, आपने वक्त दिया और हमारे दर्शकों को बताया कि क्या ट्रेंड मार्केट में चल रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके, तो ग्राहकी कम हो रही है क्योंकि ऊंचे भाव अचानक से बढ़े हैं, और उन्होंने कहा कि जब इंपोर्ट ड्यूटी कम हुई थी तो अचानक से जितने भी ज्वेलर्स थे उनके स्टोर्स वगैरह में अचानक से भीड़ बढ़ी थी, लेकिन अब वापस से ग्राहक दूर हो रहे हैं, इस उम्मीद में दूर हो रहे होंगे कि भाव कुछ कम हो जाए फिर हम नई खरीदारी शुरू करें। लेकिन हमने चांदी को लेकर भी, विजय अग्रवाल थे, चांदी के बड़े कारोबारी, बड़े ज्वेलर हैं, उनसे भी मैंने बातचीत की थी कि चांदी में क्या किस तरह की डिमांड है, उन्होंने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। चांदी के एक्सपर्ट्स अभी काफ़ी बुलिश है, उनको लगता है कि चांदी की जिस तरह की डेफिसिट है, इंडस्ट्रियल डिमांड है और साथ ही सोने की तेज़ी है, उसका फ़ायदा चांदी को आने वाले समय में काफ़ी मिलने वाला है। लेकिन डिमांड क्या है,
कुछ भाव बढ़ने का क्या कुछ असर हुआ है और आगे क्या उम्मीदें लग रही है चांदी को लेकर, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चांदी के बड़े कारोबारी आरवी अग्रवाल इंपेक्स के विजय अग्रवाल है। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया ईटी नाउ स्वदेश को। सर, चांदी में किस तरह की डिमांड अभी निकल रही है, किस तरह की ग्राहकी है? चांदी में इस समय पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद विश्वमोहन जी। और चांदी में इस समय ऑल टाइम आप देख रहे हैं कि भाव तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और सोने के अंदर तो बहुत अच्छी तेज़ी आई है, जितने उस हिसाब से चांदी में अभी तेज़ी आना बाकी है। तो लोगों के अंदर चांदी में बहुत अच्छा रुझान है और चांदी के सभी तरह के आर्टिकल्स के अंदर भी बहुत अच्छी खरीदारी चल रही है और लोग कॉइन्स, बार, सिल्वर के और सिल्वर की जो बार्स की भी लोग काफ़ी अच्छा इस समय लोग बाइंग कर रहे हैं। सिल्वर ETF के अंदर भी बाइंग हो रही है। मतलब कुल मिला के चांदी की इस समय बहुत अच्छी चारों तरफ से लाव लाव का हिसाब हो गया है हम लोग के मार्केट में। ऊंचे भाव का कुछ असर नहीं हो रहा है या लग रहा है कि अचानक से दाम बढ़े हैं? इंपोर्ट ड्यूटी कटौती के बाद लग रहा था कि काफ़ी भाव नीचे आ गया तो ग्राहकी खूब बढ़ेगी, लेकिन फेस्टिवल सीजन से ठीक पहले अगर तेजी आने से कुछ चिंता तो नहीं है? देखिए यहाँ पर क्या है कि सबको ये मालूम है कि चांदी का भाव बढ़ने ही वाला है। चांदी का भाव कभी घटा नहीं है और ना तो घटेगा। ये इंपोर्ट ड्यूटी का थोड़ा सा रिएक्शन आया था जिसके कारण चांदी का भाव 9,000 10,000 रुपये एक अचानक ड्यूटी घटने से, वो भी एक दिन में नहीं घटा था, उसको घटने में 8 दिन लगा था। 3,000 3,000 2,000 1,000 ऐसे करके घटा और अब वो उसने वापस अपनी पोजीशन बना ली है। ओके, तो ये थे विजय अग्रवाल, ये कह रहे थे कि चांदी की डिमांड कम नहीं हो रही। चांदी को एक फ़ायदा तो ये है कि सोने के दाम काफ़ी ज़्यादा है, उसका फ़ायदा भी, और रूरल एरियाज़ में खास करके चांदी की डिमांड ज़्यादा रहती है। और जैसे जैसे यहाँ पर मिडिल इनकम ग्रुप बढ़ रहे हैं देश में, उनके चांदी के अलग अलग प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है और त्योहारी सीजन में सबसे ज़्यादा गिफ्टिंग के तौर पर चांदी का ही इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स की चाल देखें तो आज सारे मेटल्स धीरे धीरे अब कमज़ोर होते जा रहे हैं। एल्युमिनियम को छोड़ दे तो सभी मेटल्स अब लाल निशान में हैं। शुरुआती कारोबार में तेजी जहां पे दिख भी रही थी वो भी अब दबाव में दिख रहे हैं। सिर्फ एल्युमिनियम आपको ग्रीन जोन में दिखेगा। बताइए अनिंद बैनर्जी जी, क्या लग रहा है मेटल्स की चाल? तेजी कुछ बची है क्या? चाइना का फैक्टर अभी पूरी तरह से यहाँ पे प्ले होना बाकी है क्या? देखिए, चाइना का फैक्टर से ज्यादा एक्चुअली जो फेड वाला एंगल है, क्योंकि लास्ट 2 दिन में ये एक नैरेटिव बना था यूएस डेटा के बाद। हो सकता है कि 50 बेसिस पॉइंट एक और कट आ जाए नवंबर में, बट कल के बाद वो एक्सपेक्टेशन में शिफ्ट हुआ है। तो इसी कारण जो मैं पहले बता रहा था, डॉलर इंडेक्स में एक हल्का सा रिकवरी है और उसका ही इम्पैक्ट आज अक्रॉस द मेटल सेक्टर, बेस मेटल्स में भी हम लोग को दिख रहा है। कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में कम, कॉपर जिंक में ज्यादा। यहाँ पे ट्रेंड अभी भी अपवर्ड है, बट यहाँ पे भी करेक्शन का जरूरत है क्योंकि काफी हद तक बढ़ चुका है। जैसे कॉपर 820 वाला 800 ऑलमोस्ट 865 चला गया था, अभी करेक्ट वो हो रहा है। तो 850 845 के आसपास अगेन इट विल बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। जिंक में 276 78 के आसपास कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि स्पेशली जिंक में 300 तक भी जाने का चांस है इन द कमिंग डेज। और एल्यूमिनियम में भी एट लोअर लेवल्स में बाइंग आएगा, बट यहाँ पे एक दिन, एटलीस्ट एक दिन या मैक्सिमम 2 दिन का एक करेक्शन अच्छा रहेगा फॉर पीपल टू एंटर इनटू लॉन्ग्स। ओके, आप बताइए भूपेश जी, आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में? जी, बेस मेटल्स में अच्छी खासी तेजी कल के दिन में देखी गई थी, बीते कल, और कॉपर में तकरीबन 21-22 पॉइंट की तेजी देखी गई थी। मुझे लगता है कि कॉपर का बाजार 848-50 के आसपास कहीं भी मिलता है तो कॉपर में खरीदारी करनी चाहिए। 844 का स्टॉप लॉस रखें और इसमें लक्ष्य एक बार पुनः 866 872 के रहेंगे। वहीं अगर दूसरे बेस मेटल्स की बात करें तो जिंक के बाजार में खरीदारी करनी चाहिए। 277 278 के आसपास कहीं भी जिंक का वायदा मिलता है वहां खरीदारी करें। 276 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और 284 286 के लक्ष्य संभावित रहें। आपको पसंद है, यहाँ से तेजी आपको दिख रही है। यहाँ पर अगर डिप में मौका मिले तो जिंक में एंट्री करें। नीचे अगर 272 तक का लेवल दिखे तो आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। ये सलाह भूपेश जी की तरफ से आ रही है। सेक्टर की, शुगर सेक्टर को लेकर 4 ऐसी खबरें हैं जो पूरे शुगर सेक्टर के लिए पर काफ़ी असर डाल सकती है। पहला खबर ये है कि खुद फूड मिनिस्टर ने कहा है कि शुगर के एमएसपी को बढ़ाने पर विचार चल रहा है। शुगर की एमएसपी आपको बता दें कि 2019 फरवरी के बाद से नहीं बढ़ी है, 31 रुपए प्रति किलो के आसपास है। उसके अलावा एथनॉल का प्राइस 2022-23 एथनॉल सप्लाई सीजन, जो नवंबर से शुरू होता है एथनॉल का सीजन, उस सप्लाई सीजन से अभी तक दाम नहीं बढ़े हैं। गन्ने के जूस से बने एथनॉल की कीमत है 65 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर। वी हेवी मोलासेस से बने एथनॉल की कीमत है
₹60.73 और सी हेवी मोलासेस से बने इथेनॉल की कीमत है ₹56.28 प्रति लीटर। तो इथेनॉल प्राइस बढ़ाने पर विचार चल रहा है, एमएसपी बढ़ाने पर विचार चल रहा है और साथ ही अब ये भी कहा गया है नीति आयोग से कि 20% के बाद अब 25% इथेनॉल पेट्रोल में ब्लेंडिंग के लिए रोड मैप बनाकर तैयार करें और फिर उसको भी अमल में लाया जाएगा। और इस इथेनॉल सीजन यानी जो अक्टूबर तक खत्म हो रहा है, अब तक हमने 14% ब्लेंडिंग का टारगेट हासिल भी कर लिया है। साथ ही एक आखिरी खबर यह है कि इस्मा ने कहा है कि फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों पर टैक्स के बोझ को कम किया जाए ताकि इस सेक्टर में गाड़ियों का उत्पादन भी, इस तरह की गाड़ियों का उत्पादन भी बढ़ेगा और इस सेक्टर में बड़े निवेश भी आएंगे। तो ये पूरे सेक्टर के लिए अहम खबर है। इस पर फूड मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी ने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। कि एथेनॉल के लिए बी हेवी मोलासिस, सी हेवी मोलासिस और जूस से अलाउ करना चाहिए। दैट वी हैव अलाउड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन दिस टाइम। पूरा सभी पाबंदी हटा के, निर्बंध हटा के हमने अलाउ कर दिया है। और एमएसपी के बारे में अभी कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज डेलिब्रेट कर रहे हैं और जैसे एथेनॉल के प्राइसेस के बारे में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री देख रही है। एंड एक्सपोर्ट के बारे में अभी उनका डिमांड है। एक्सपोर्ट के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ, एक्सपोर्ट के बारे में लास्ट ईयर जितना हमारा एक्सपेक्टेशन था उतना स्टॉक नहीं था। तो अभी हम वी विल लुक इनटू इट, व्हाट इज द अवेलेबिलिटी एंड व्हाट मे बी द प्रोडक्शन। आने वाले दिनों में क्या प्रोडक्शन हो सकता है, हम उसके बारे में देख के हम निर्णय लेंगे। को देखकर उसके बाद एक्सपोर्ट को लेकर भी फैसला लिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल एमएसपी बढ़ाने पर, मिनिमम सेलिंग प्राइस चीनी की और साथ ही इथेनॉल की कीमतें बढ़ाने पर विचार हो रहा है, ऐसा मंत्री जी ने कहा है। लेकिन चलिए, हमने इस्मा के प्रेसिडेंट से भी, हमारे सहयोगी समीर ने बातचीत की थी, उन्होंने क्या कहा है आइए सुन लेते हैं। एम प्रभाकर राव, प्रेसिडेंट इस्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर धन्यवाद बात करने के लिए। और मेरा पहला सवाल यही कि आप लगातार सरकार से इस बात की अपील कर रहे हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट जिस तरीके से सरकार उसको अचीव करना चाहती है, एथेनॉल डाइवर्जन के बावजूद भी आप चाहते हैं कि उसके प्राइजेस का रिवीजन हो। फिलहाल आप स्थिति क्या देख रहे हैं अवेलेबिलिटी के लिहाज से, और आप कितना प्राइस रिवीजन की उम्मीद कर रहे हैं? हम ये उम्मीद करते हैं कि अभी जो हमारा एस्टिमेट है 333 लाख टन ग्रॉस प्रोडक्शन हम आने वाले सीजन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्लोजिंग स्टॉक लगभग 90 लाख टन्स का हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं। तो इसलिए डोमेस्टिक मार्केट का जो डिमांड है शुगर के लिए, वो डिमांड पूरा करके इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के लिए जो लगभग 400 करोड़ लीटर का इथेनॉल चाहिए शुगर इंडस्ट्री से, इतना हम लोग बनाने का हमारे पास क्षमता है। ये दोनों पूरा करने के बाद लगभग 2 मिलियन टन शुगर का एक्सपोर्ट भी करने का क्षमता हमारे पास है, ऐसा हम लोग मानते हैं। प्रेसिडेंट को आप यहां पर सुन रहे थे। अब बढ़ते हैं एक और अहम खबर की ओर, वो है राइस को लेकर। पाकिस्तान की बासमती को जीआई टैग मिलने की उम्मीद अब बेहद कम है, क्योंकि इटली ने पाकिस्तान के जीआई टैग के आवेदन का विरोध किया है और इसका सपोर्ट कई सारे देश, जिसमें बुल्गारिया, रोमानिया, स्पेन और ग्रीस ने इटली के इस विरोध का समर्थन। प्रेसिडेंट है AIREA के। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर, इससे क्यों पाकिस्तान के को जीआई टैग मिलने में अब देरी हो सकती है? भारत के बासमती एक्सपोर्टर्स को कितना फायदा होगा और साथ ही या टल भी सकता है? अब ये ऐसा है कि अगर कोई कंट्री एज ए होल चीटिंग कोई बेस बना लेता है, क्योंकि इसकी बैकग्राउंड ये है कि भारत सरकार चाहती थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ये एक इकट्ठी विरासत है। बासमती पाकिस्तान में भी होती है, इंडिया में भी। और 2005 में एक आपस में एग्रीमेंट हुआ जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे कि हम इकट्ठे चलेंगे। पाकिस्तान ने बोला कि हमारे 17 जिलों में बासमती पैदा होती है और हिंदुस्तान ने बोला हमारी 7 स्टेटों में होती है। और इनकी नीयत में खोट आया पिछले कुछ सालों में। पहले इन्होंने कहा कि हमारा 44 डिस्ट्रिक्ट्स में बासमती पैदा होती है, अपने आप ही एक्सटेंड किया, फिर उसको 48 कर लिया। तो मनमानी से जो ऐसे करेगा, तो क्योंकि क्लाइमेटिक जोन चेंज होने से बासमती पैदा नहीं हो सकती, तो ये झूठा क्लेम बना के तो भारत ने कहा कि हम अकेले अपना जीआई के लिए चलेंगे। तो हिंदुस्तान को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इस बात की दिक्कत आई कि उन्होंने बोला ये तो इकट्ठा केस आना चाहिए। अब सच्चाई निकल रही है कि पाकिस्तान की चीटिंग निकल रही है। तो पाकिस्तान को जीआई टैग मिलना ही नहीं चाहिए, जो कंट्री हेरा फेरी को बेस मान के आगे बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूं कि इसका फायदा
इंडिया जिसने आज तक अपना जीआई एरिया वही मेंटेन किया हुआ है 7 स्टेट्स को, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे बहुत प्रेशर है कुछ और राज्यों का जो जीआई में आना चाहते हैं, तो सरकार का ये कहना है कि इन 7 राज्यों में अभी भी हमारे पास बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड है जहां पे बासमती उगाई जा सकती है, तो इंडिया अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो पाकिस्तान को गलत काम करने का फल मिल रहा है, जो उन्होंने चीटिंग करी। मैं समझता हूँ कि उनको किसी तरह का भी जीआई का टैग बासमती के भी अब मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मजाक कर रहे हैं। जी, अपने वक्त निकाला, पूरी खबर समझा दी, और इसका सीधा सीधा फायदा भारत को मिलेगा। एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो मिलेगा ही, साथ ही प्रीमियम भाव भी जीआई टैग लगने से मिलता है, वो भारत को फायदा हो सकता है अगर यहाँ पर पाकिस्तान की बासमती को जीआई टैग नहीं मिलता। और इसका भारी विरोध भी हो रहा है, क्योंकि उन्होंने चीटिंग के आधार पर ऐसे एरिया जो अब तक जीआई टैग के जोन में नहीं आते थे उनको भी शामिल करने की कोशिश की। आखिरी सवाल भूपेश जी, आपसे छोटा सा जवाब चाहेंगे। ग्वार को लेकर आज फिर से रफ्तार दिख रही है, क्या खबर है आपके पास 30 सेकेंड में सर? जी सर, ग्वार का ट्रेंड अभी पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि बाजारों में 5,750-60 के जो दाम चल रहे हैं, यहाँ पर 5,700 का स्टॉप लॉस लगाकर अभी भी खरीदारी करी जा सकती है, जिसमें 5,800 एवं 5,840 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनाए रखें, यह बात विशेष है। शुक्रिया भूपेश जी आपका, अनिंद बैनर्जी जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।